करते हैं क्लास 10th का जो इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको पता होगा कि अब क्लास 10th का भी एग्ज़ाम 2 चरणों में होगी, ऑब्जेक्टिव होगी और उसके बाद जो होगी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर होगी। ठीक है, तो प्रथम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये द्वितीय एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अनिवार्य होगी, क्योंकि द्वितीय एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पहला पार्ट का है और आपको थोड़ा सा फास्ट मैं पढ़ ही देता हूँ। ठीक है, अगर हर एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगी। ये कोई मैथ नहीं है कि ज़्यादा आपको दिक्कतें होगी, खुद से आप समझ सकते हैं कि फ्रांस में कब क्रांति हुआ, नेपोलियन कब था, क्या था, किसके बारे में है, ऑटोमेटिक समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी फायदा नहीं है। ध्यान दीजिए, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। उसके बाद होगा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मैटरनिक का। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। जब फ्रांस का जो क्रांति हुआ था तो वह कब ईस्वी में हुआ था? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के था लुई 14वें का। ठीक है, लुई 16वें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 लुई 16वें का। फ्रांस की क्रांति का अग्र दूत किसे कहा गया है? रूसो का। जूसेपी मैथ्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखी? नहीं, दूसरा है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? मोंटेस्क्यू ने। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क देश का चांसलर कब बना? ठीक है, तो आपको पता होगा। ठीक है, 1862 ईस्वी में, जो आप पहले पढ़े होंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ परसा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। परसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो वीना की संधि। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना तो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। गैरीबोल्डी कहाँ का निवासी था? तो सार्डिनिया का। इस चैनल पर हर विषय का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लास 12 का यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान जितना भी होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर तरीक़ा से मैथ को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया होगा। और अगर स्पेशल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो एक चैनल होगा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप आसानी से जाकर पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ ओनली मैथ का ही बनाया जाता है। एक चैनल होगा, उसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताया गया होगा। तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू? 1804 यानी 18 में। मासिले किस देश के राष्ट्रभक्ति गीत थे? फ्रांस का। वह जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रराज। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्ति आकृति व्यक्ति के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? रूपक। टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, सूरज आदि प्रतीक किसके कहलाते थे? रूपक का। जूसेफ कुर्सी कौन था? पोलिश राष्ट्रवादी का। आंख पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में हुआ था? फ्रांस में। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कुस्तुनतुनिया की। फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? तो फ्रांस का तानाशाह था। फ्रांस का फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, ये जो दिखाई दिया बुर्बो राजवंश किस देश का शासक था? फ्रांस का था। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिए। इसके बाद होगा किसी राष्ट्र के सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? फ्रांस के। वीना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। वीना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो सम्मेलन हुआ था जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बने? तो हो गया जर्मेनिया। जर्मनी को एकजुट करने में अहम भूमिका किसने निभाई? ओटो वन बिस्मार्क ने। इसी पार्ट का और भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए एक एक करके, यानी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भरमार है। ठीक है, जो MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन। किसे एकीकृत प्रथम शासन घोषित किया गया? तो हो गया विक्टर इमैनुअल टूकोन।
किस देश का सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? यूनान को। इटली की एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हो जाएगा कैमिलो दे काबू। कब यूनान को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? 1832 ईस्वीकरण को प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर बने? तो परसा का। फेडरिक सोरियू का विषय क्या था? लोकतंत्र से था। 1871 में यूरोप के राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। बाल्कन क्षेत्र का। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? निरंकुशवाद। ठीक है। विज्ञान का भी आपको जो हिसाब वाला क्वेश्चन है यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको भी बेहतर तरीका से बताया गया है, आपको टेंशन नहीं होगी। यानी कि परीक्षा से पहले आपको सारा सब्जेक्ट कर दिया जाएगा। अगर अभी फिलहाल मैथ पढ़ना है तो चैनल बता दिए हैं, उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, नहीं तो ये आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। सार्डिनिया पिडमोंट का शासन कौन था? विक्टर इमैनुअल। जर्मनी के एकीकरण के लिए अपनाई खून और खड़ा का रक्त एक लहू की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। इसके बाद खाली जगह भी पूछ सकते हैं। ठीक है। इटली के एकीकरण के प्रक्रिया का नेतृत्व डच द्वारा किया गया, तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया, ये दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सार्डिनिया पिडमोंट। डैश नारी रूपक थी जिसे जैन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, किसने किया था? मारियान। बीना सम्मेलन की मेजबानी डैश ने की, तो किसने की? यहाँ पर है डैश से जुड़कर राष्ट्र 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, तो कौन साम्राज्यवाद ने? मारियान डैश गणराज्य के प्रतिनिधित्व करती थी, फ्रांस। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, उसके बाद है 1832 की कुस्तुनिया की संधि ने डैश को एक स्वतंत्रता राष्ट्र मिल गई, यूनान को। ठीक है, यूनान को मिल गया। फ्रांस में के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम डैश दिया गया, मारियान। बुलूत वृक्ष को डैश का प्रतीक माना जाता है, वीरता का प्रतीक माना जाता है। एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का डैश घोषित किया गया है, क्या? सम्राट, यानी सम्राट घोषित किया गया है। नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के रूप में डैश बनाई गई आचार संहिता। फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले रूपक मारियन था। भूमिगत संगठनों यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना डैश ने की थी, तो मैथ्सिनी। डैश का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान बदलावों को खत्म करना, तो क्यों कौन था? वीना संधि। फेडरिक सोरियू डैश देश से संबंधित था? फ्रांस देश से संबंधित था। अगला दिन मैं बताऊंगा भारत में राष्ट्रवाद, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगला दिन बताऊँगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है।